डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। 27 मार्च को आप सभी का एग्जाम है, तो इसमें आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। दावा है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, और वायरल प्रश्न बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारा सवाल इससे आपको मैच करेगा। और देखिए A to Z आपको सवाल जो है वो इसी टाइप का मिलेगा, भले कुछ कुछ अलग हो जाए, लेकिन एक आपको आइडिया भी लग जाएगा कि सवाल इसमें किस प्रकार का है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। देखिए सारे के सवालों का ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल होगा कि एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब की दूरी के बीच कितना दूरी होगा? तो एक समतल दर्पण लेते हैं। अब यहाँ से इधर हम लोग मान लेते हैं कि 100 मीटर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर 100 मीटर में बनेगा। तो पूरा अगर लड़का और प्रतिबिंब का दूरी देखेंगे तो कितना होगा? 100 और 100 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 200 सेंटीमीटर का बात चल रहा है दोस्तों, सॉरी। तो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 200 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आगे है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है ना वो बनेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है, तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा और बड़ा। दो का हो जाएगा सी। तीसरा सवाल है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है, मतलब ज्यादा ज्यादा क्षेत्र किसका विस्तृत होता है? तो ज्यादा क्षेत्र विस्तृत होता है बी नंबर का। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण जो होता है उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, और अवतल लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि एक लेंस की क्षमता 2.5D है, ये लेंस होगा। तो प्लस में दिया गया है, तो प्लस में दिया गया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि अगर लेंस का बात चल रहा है तो प्लस में आएगा तो उत्तल लेंस, और अगर दर्पण का बात आता है तो प्लस में होता तो अवतल दर्पण होता। ठीक है, यहाँ पर आगे किस लेंस का फोकस आभासी होता है? तो किस लेंस का फोकस आभासी होगा? कैसा लग रहा है हमको कि उत्तल लेंस होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन ऑप्शन थोड़ा सा अल्टर है, थोड़ा सा अल्टर ऑप्शन दे दिया गया है, इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं। नेक्स्ट है वायु में गमन करते हुए प्रकाश की किरण किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। प्रकाश किरण क्या करेगी? तो अब क्या बोला गया? वायु से गमन कर रहा है और जल में तिरछा प्रवेश कर रहा है, तो अभिलंब से दूर ना हटेगा, तो 6 का हो जाएगा बी। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हटेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा नेत्र पर किस प्रकार रेटिना जो बनता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? ठीक है, तो हो जाएगा आपका वास्तविक बनता है और उल्टा। वास्तविक बनेगा, और वास्तविक जब भी बनेगा वो उल्टा बनेगा। नेक्स्ट है पक्षमाभी पेशियां के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टिदोष उत्पन्न होता है? तो पक्षमाभी पेशियां के दुर्बल होने से होता है आपका जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ दिया गया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तो होता था जरा दृष्टि दोष, अब इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो हो जाएगा 8 का डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका 9 नंबर कि आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? मतलब आंख की जो उत्तल लेंस है उसकी वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? तो वो हो जाएगा आपका सिलियरी मांसपेशी। ठीक है, सिलियरी मांसपेशी या तो पक्षमाभी पेशियां। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो नेत्र के किस भाग में होगा? तो आपका हो जाएगा दृष्टिपटल या कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया में। नेक्स्ट विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं एमीटर से। ठीक है, 11 का हो जाएगा बी, एमीटर। आगे प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर, जबकि अगर प्रतिरोध का पूछता तो ओम होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा गया तो ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो उत्तरी ध्रुव दिखा जाता है। ठीक है, 13 नंबर का हो जाएगा ए, क्योंकि चुंबक जो होता है क्षण चुंबक एक क्षण चुंबक होगा ऐसे, तो इसका नॉर्थ होगा इधर, और एस होगा साउथ इधर। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो नॉर्थ टू साउथ बनता है। ठीक है, चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ बनता है, और चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और यह बंद एक वक्र का निर्माण करता है। ठीक है, चुंबक रेखा का गुण आपको पढ़ाया गया होगा, तो यहाँ से हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट है 14 नंबर कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कि C4SO4 का C4 नहीं होना चाहिए, बल्कि CuSO4 होना चाहिए, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन का रंग नीला होता है, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है Na2A। ठीक है, N2A मतलब Na2 का रंग भूरा होता है, भी सही है, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा सी नंबर के दोनों ही बिल्कुल सही होता है। आगे चिप्स के पैकेट को दोस्तों, तो चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से विकृत गंधित यानी संचारित ना होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस इसमें भरा जाता है। चिप्स तो आप लोग खाते ही होंगे, लेज कुरकुरे, उसमें मीथेन का उदाहरण क्या है? तो मीथेन का ऑप्शन है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। ठीक है, आगे दीवार पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है?
तो दीवार पर सफेदी करने के लिए उपयोग होता है CaOH2 का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या है, तो लिटमस पत्र जो लिचेन पौधा से निकाला जाता है, ठीक है, लिचेन पौधे से। तो 18 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट 19 नंबर, इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है, ठीक है, प्रबल क्षारक नहीं बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा प्रबल क्षारक नहीं, तो NaOH तो प्रबल क्षारक है, CaOH2 भी है और KOH नहीं है, ठीक है ठीक है, तो KOH क्या हो जाएगा प्रबल क्षारक नहीं। आगे NOH का उपयोग कहाँ होता है, तो NOH का उपयोग है साबुन तथा अपमार्जक में, ठीक है, क्योंकि क्षारक होता है ये। तो NOH का उपयोग कहाँ होगा, इसमें क्षारकी में, ठीक है, साबुन और अपमार्जक। नेक्स्ट है मेथनाइक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो चीटी डंक में और नेटल के डंक में, ठीक है, तो दोनों में पाया जाएगा, इसलिए किसका क्या हो जाएगा सी। अगर यहाँ पर सिर्फ देता नेटल का डंक तो बी होता, लेकिन दोनों दे दिया गया है तो दोनों में पाया जाता है मेथनाइक अम्ल, और इसी की वजह से जब काटता है तो दर्द करता है, ये पूरा लहरता है। आगे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु, तो गोल्ड दोस्तों, ठीक है, गोल्ड को जहां भी रख देंगे अभिक्रिया नहीं करेगा, तो ये पूरा मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। सोना अगर होता है AU, तो 22 का हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है 23 नंबर के, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, तो धातु जब भी अभिक्रिया करती है जल के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है, H2 धातु। आगे है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु, तो सबसे पहले स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु यानी इसमें हमको लेना पड़ेगा इसको AU को, तो गोल्ड। तो AU का ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है, देखिए तो 24 में ध्यान से देखिए, AU का ऑप्शन सिर्फ डी में है, ठीक है, तो कॉपर, सोना और चांदी, ठीक है, AG AU और कॉपर, तो 24 का हो जाएगा डी। आगे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं, तो कॉपर। देखिए अभी दिया गया था यहाँ तो कॉपर है ना, मरकरी नहीं है, ब्रोमीन भी नहीं है, क्लोरीन नहीं है, क्योंकि ये लोग तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, तो कॉपर बिल्कुल स्वतंत्र अभिक्रिया स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आगे निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, तो कौन सा असत्य है, तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन कार्बन के अप्रूप है, ये बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये भी सही है, और हीरा सबसे कठोरतम है, तो ये भी सही है। तो कौन सा दिया गया, कार्बन में समावता का गुण नहीं पाया था, जबकि हम लोग जानते हैं कार्बन का समावता कितना होता है, तो 4, ठीक है, संयोजकता कितना होता है, 4 होता है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल असत्य, हमको असत्य देखना था, तो 26 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। सतत आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर किस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देती है, 27 नंबर, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कि संयोजकता में वृद्धि होती है। अगर आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं ओर जाएंगे, ठीक है, तो इसमें संयोजकता क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उधर अधातु पाई जाती है, बाएं से दाएं ओर जाएंगे मतलब इधर से अगर इधर जा रहे हैं, तो अगर आप आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें एक पट्टी दिया गया था ऐसे, और इधर आपका अधातु होगा, और अधातु का जो होता है संयोजकता क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पादप में जल का वहन कौन करता है, तो जल का वहन जो करता है वो जाइलम होता है, जल का वहन जाइलम, जबकि खाने का वहन फ्लोएम करता है। नेक्स्ट मनुष्य के हृदय मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, तो मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या होती है 2, ठीक है, मछली के कोष्ठ में कितना होगा 2। नेक्स्ट निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, तो इसका हो जाएगा आपका 30 का हो जाएगा, तो इसका दिया गया इसका आंसर केशिका कुछ होगा, ठीक है, केशिका कुछ उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट रक्तदाब किस तंत्र से मापा जाता है, तो अस्पाइग्मो मैग्नोमीटर, ठीक है, अस्पाइग्मो मैग्नोमीटर से मापा जाता है रक्तदाब का। आगे कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से होती है एड्रेलिन, 32 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 32 का क्या होगा, तो बी होगा दोस्तों, एड्रेलिन। ओके, आगे चलते हैं 33 में, तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है, तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, यहीं से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। तो 33 का हो जाएगा ए नंबर। आगे विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो विषाणु जनित रोग हो जाएगा HIV एड्स, ठीक है, HIV एड्स। नेक्स्ट है प्लेसेंटा की संरचना कैसी होती है, तो प्लेसेंटा की संरचना जो होती है वो तस्तरी नुमा होती है, तस्तरी नुमा, ठीक है, प्लेसेंटा तस्तरी नुमा यानी इस प्रकार से जुड़ा होता है, तस्तरी नुमा, ठीक है, इस प्रकार से प्लेसेंटा जुड़ा होता है। आप लोग जानते हैं प्लेसेंटा कौन है, तो गर्भस्थ भ्रूण को जो पोषण मिलता है माँ के शरीर में प्लेसेंटा से मिलता है। आगे निम्न में से कौन सा जीवाश्म का उदाहरण है, जीवाश्म का पूछ रहा है, तो ट्राइलोबाइट, नाइटिया और राजा सौरस, ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, 36 का हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो बौने पौधे को दर्शाने वाला कौन होता था, तो छोटा टी होता था या छोटा एफ, ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं दिया, बड़ा टी दिया गया, तो ये तो लंबा पौधे को दिखा रहा है TF, तो एक ये दिखा रहा है आपका कि लंबा संकर पौधा, यहाँ पर छोटा FF है, तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का हो जाएगा आपका FF, यानी छोटा टी अगर बोले तो FF हो जाएगा, ठीक है, जीनोटाइप है इसका। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के हो जाएगा 38 का डी हो जाएगा CO2, अगर CFC देता तो यहाँ पर CFC होता। नेक्स्ट है 39, निम्न में से कौन कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है,
कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण तो लग रहा है यहाँ पर बी होना, बागवानी खेत, लग रहा है कि बी होना चाहिए बागवानी। ठीक है, कृत्रिम, कृत्रिम बोल रहा है यानी मनुष्य ने बनाया, तो बागवानी को मनुष्य ने बनाया, खेत को मनुष्य ने नहीं बनाया। ठीक है, तो बागवानी कौन है। आगे बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। ठीक है, बायोगैस पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा आपका CH4, मीथेन। ठीक है, CH4 को क्या बोलते हैं हम लोग, मिथेन। तो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे।